प्रिय विद्यार्थियों, एमए उत्तरार्ध की इस कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम पूर्व के व्याख्यानों में प्रयोगवाद पर चर्चा कर रहे थे। आज उसी चर्चा को हम फिर से आगे बढ़ाते हैं। पिछली बार तक हमने प्रयोगवाद की विशेषताओं के बारे में जाना। आज हम प्रयोगवाद के कुछ प्रमुख कवि और उनकी कुछ जीवन मान लीजिए, उनकी रचनाओं के बारे में जानकारी मान लीजिए, वो जानकारी करेंगे। मेरा ये मानना है कि इस युग में यदि प्रयोगवादी कविताओं के संदर्भ में बात की जाए तो सबसे प्रमुख दो कवि हुए हैं। पहले तो जिन्हें प्रणेता माना गया है या जनक माना गया है, अज्ञेय जी, और दूसरे मुक्तिबोध, सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, और दूसरे रहे हैं मुक्तिबोध, जिन्हें हम हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान के रूप में देखते हैं। और हम थोड़ा सा गहराई से अध्ययन करेंगे तो इन दो कवियों के बारे में करेंगे, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि इस युग में अन्य कवि हुए ही नहीं या अन्य कवियों का कोई महत्व ही नहीं है। खाली दो कवियों पर कोई भी युग साहित्य में नहीं बनता है। हाँ, वो अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इसी प्रकार अन्य कवियों ने, जिन्होंने कि प्रयोगवादी कविताओं को आगे बढ़ाया या प्रयोगवादी जो विचारधारा थी उसको आगे बढ़ाया, उसमें कुछ प्रमुख नाम मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा। रामविलास शर्मा, गिरिजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल, नेमीचंद जैन, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरि नारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता इत्यादि इत्यादि और बहुत से नाम हैं जिन्होंने नई प्रयोगवादी कविताओं में अपना एक अमूल्य योगदान दिया। अब कुछ लोग ये सवाल कर सकते हैं कि इनमें से कई कवि तो नई कविता के क्षेत्र में भी रहे हैं, कई छायावादी क्षेत्र में भी रहे हैं। निश्चित तौर पर रहे हैं, लेकिन समय के साथ इनमें बदलाव आया और इन लोगों ने प्रयोगवादी कविताएं भी खूब लिखी। इसलिए इनको अज्ञेय ने भी अपने जो तार सप्तक लिखे या संपादित किए, उनमें इन कवियों की रचनाओं को स्थान दिया है। तो हम कह सकते हैं कि इन अन्य कवियों ने भी जो प्रयोगवादी कविताएं थी या प्रयोगवादी जो साहित्य था उसको आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया। तो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। आपका जन्म 1911 में हुआ था और देवरिया नामक एक ज़िला है, उसमें कसिया नामक एक ग्राम है, उसमें आपका जन्म हुआ था। आपने बीएससी तक की शिक्षा जो है वो प्राप्त की और तत्पश्चात हिंदी और अंग्रेजी में स्वयं ही अध्ययन किया। पढ़ने के लिए इन भाषाओं को पढ़ने के लिए आपने कोई स्कूल, यूनिवर्सिटी या कॉलेज इत्यादि जो है आपने ज्वाइन नहीं किया या उसमें अध्ययन नहीं किया। इसके साथ साथ आपने संस्कृत का भी अध्ययन किया और उसके भी अच्छे ज्ञाता रहे हैं। जहाँ तक स्वभाव का सवाल है, आप स्वभाव से क्रांतिकारी रहे हैं और अज्ञेय जी ने प्रतीक, दिनमान और नवभारत टाइम्स इत्यादि पत्रिकाएं और अखबारों का संपादन भी किया है। और अज्ञेय को सन 1978 में कितनी नावों में कितनी बार नामक कविता संग्रह पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। काफ़ी बड़ा पुरस्कार है हिंदी साहित्य का ये।
अब आते हैं हम इनकी द्वारा लिखित कुछ रचनाएं। इनकी मुख्य मुख्य रचनाओं में हम कह सकते हैं कि आपने कुछ ग्रंथों का तो संपादन किया, जिनमें 4 तो हम तार सप्तक ले सकते हैं। जैसे प्रथम तार सप्तक 1943 में आया, द्वितीय तार सप्तक 1951 में आया, तृतीय जो है 1959 में आया और चतुर्थ जो है 1979 में आया। इसके अलावा रूपांबरा की जो रचना है आपकी रूपांबरा, वो भी आई। और इसके अलावा इनके साथ साथ क्रमशः आप चलिए चिंता जो 1943 में आई थी, भग्नदूत भी 1943 में आया था, इत्तेलम 1956 में आया था। ये इनकी प्रारंभिक रचनाओं का संकलन है। हरी घास पर क्षण भर जो 1949 में आई, बावरा अहेरी जो 1954 में आई, 1957 में इनकी रचनाएं इंद्रधनुष रोंदे हुए थे। और अंग्रेजी ग्रंथ इनका जो है एक आया था, प्रिजन डेज एंड अदर पोएम्स, जो 1961 में आया था। इसके बाद अरियो करुणा प्रभा में 1959 में, और आंगन के पार द्वार 1961 में, और कितनी नावों में कितनी बार, ये सब रचनाएं आपकी मानी जाती है, जो कि प्रमुख रूप से हम भी जानते हैं साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते। अब इनकी जो काव्य कृतियाँ हैं उनके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं। जैसे इनकी प्रारंभिक रचनाएं जो रही है, जैसे भग्नदूत है, चिंता है, इत्तेलम इत्यादि है, इनमें मूलतः प्रणय की तो अभिव्यक्ति हुई है, लेकिन इसके साथ साथ प्रारंभिक दौर में कवि अवसाद और निराशा से घिरा हुआ दिखाई देता है। हालांकि इत्तेलम में इन्होंने इस निराशा को एक हद तक पीछे छोड़ते हुए और देश की स्वतंत्रता की जो चेतना है उसको भी इसमें जो है स्वर दिए गए इनके माध्यम से, और स्वाधीनता की लालसा और पराधीनता की बेड़ियों को तोड़ने और पराधीनता के दुख की अभिव्यक्ति जो है इस इत्तेलम नामक रचना में हो जाती है। ये इनकी प्रारंभिक रचनाएं हैं जो कि आत्मपरक है, जिसमें ये अपने बारे में ही अधिक सोचते हैं। और आत्मपरक जब बात आएगी तो निश्चित तौर पे स्वच्छंदता भी उसमें आएगी। तो ये संस्कार आपको मिल जाते हैं। ये था प्रथम चरण। और जो दूसरा चरण आता है आपकी इस काव्य यात्रा का, वो प्रकृति परक रचनाएं उसमें आपको मिल जाती हैं, जिसमें प्रणय की अनुभूति जो है स्मरण को पाथेय बना करके चलती है, ऐसा माना गया। इसमें मानवीय भाव, प्रकृति के जो मानवीय भाव हैं, प्रकृति में जो मन स्थिति होती है, उन पर इस युग की जो कविताएं, इस चरण की जो कविताएं हैं, वो इनकी हमको दिखाई दे जाती है। और साथ ही साथ इन कविताओं में प्रतीकात्मक और कुछ संवादात्मक जो रचनाएं हैं वो भी हमको मिल जाती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि दूसरे चरण में प्रकृति चित्रण और आत्म विश्लेषण जो है और मानवीय सांस्कृतिक चेतना की तरफ आगे जो है वो उन्मुख हुए। और काव्य के तीसरे चरण में जो है आगे आत्मान्वेषी, आत्मशोधी जो है उस रूप में हमारे सामने आते हैं। और यहाँ आते आते आप इस दुनियादारी से एक तरह से उदासीन होकर के उस काव्य में हमको दिखाई देते हैं। इन पर दुनियादारी का प्रभाव अधिक दिखाई नहीं देता है। यही कारण रहा कि यहाँ जो कवि है भीतर से जो सत्य अनुभूत करता है, उन सत्यों की अनुभूति को अपनी इन कविताओं में स्थान देता है। तो यहाँ भी देखिए कृतियों में भी प्रकृति वर्णन तो आपको मिलेगा। इसके साथ साथ कुछ रचनाएं इनकी व्यंग्य की भी मिलती है और कुछ रचनाएं इनकी रहस्यवादी भी दिखाई देती हैं, और यहाँ तक कि कुछ रचनाएं इस युग की इनकी
हाइकू, जो कि एक जापानी पद्धति है कविता लिखने की, छोटी सी 4 पंक्तियाँ होती है और उनमें एक निश्चित मात्राएं होती है, तो उसमें लिखने का आपको यहाँ तीसरे चरण में प्रभाव हमको इन पर दिखाई देता है। चौथा चरण भी इनकी रचनाओं के संदर्भ में आया। यहाँ पर आते आते जो है अज्ञेय में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया कि वो व्यक्ति को केंद्र में रखने की बजाय समाज को केंद्र में रखने लगे। इससे पूर्व की जो रचनाएं थी उनमें इनकी कविताओं में जो है केंद्रीय माध्यम व्यक्ति होता था, लेकिन यहाँ आते आते ये जो है चौथे चरण में आते आते ये समाज की ओर उन्मुख हो गए और यहाँ आते आते इनकी कविताओं में एक दार्शनिकता भी आ जाती है और एक मसीहापन, एक बड़प्पन जिसको कह सकते हैं, वो भी इनमें कविताओं में इनका दिखाई दे जाता है। और ये यहाँ आते आते अपनी जो नई रचनाएं थी उनमें जो इन्होंने अपना निजी अनुभव जो अब तक प्राप्त किया था वो लोक तक देने की जो एक भावना है वो इनकी कविताओं में हमको दिखाई दे जाती है। और ये बात इनको, इनकी रचनाओं को सत्य की तरफ ले जाती हुई दिखाई देती है। इसके बाद आते हैं मुक्तिबोध पर। ये भी एक बहुत बड़े कवि अपने समय के रहे हैं। इनका जन्म 1917 में हुआ, नवंबर महीने में। ये और एक ही ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे और ग्वालियर नामक कस्बे में वो इनका आपका जन्म हुआ। एमए तक आपने शिक्षा पाई। आप प्राध्यापक भी रहे, आप पत्रकार भी रहे, आप विचारक भी रहे, आप कवि भी रहे, तो इस तरह से कथाकार भी रहे, आप आलोचक भी रहे और 1964 में आपका निधन हो गया। अब आप में प्रयोगवादी कविताएं तो आपकी रचनाओं में है ही, इसके साथ साथ साठोत्तरी कविताओं में भी आप अपनी रचनाओं को बढ़ाते, क्योंकि हम जानते हैं और आगे पढ़ेंगे भी कि प्रयोगवादी कवि हो सकता है पहले दूसरे तरह की रचनाएं लिख रहे हों और प्रयोगवाद में आए हों, और प्रयोगवाद छोड़कर फिर आगे दूसरी कविताओं की तरफ भी या आपका झुकाव दूसरी विचारधारा की तरफ भी हो गया था। और आपके बारे में ये कहा जाता है कि अपना उपमान आप स्वयं हैं। इनकी उपमा किसी दूसरे कवि से नहीं की जा सकती। अपना एक अलग मुकाम, अपना एक अलग स्थान आप साहित्य में रखते हैं। ये बेझिझक कोई भी व्यक्ति कह सकता है जो कि साहित्य का थोड़ा बहुत जानकार रहा है। हंस और नया खून नामक जो पत्रिकाएं थी उसका आपने संपादन का कार्य भी किया है और रेडियो नागपुर में भी आपने काम किया। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं जो है 1943 के तार सप्तक में प्रकाशित हुई। इसके अलावा 1954 में चांद का मुंह टेढ़ा है नामक रचना या काव्य संग्रह आपका प्रकाशित हुआ, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध रहा। इसके अलावा एक साहित्यिक की डायरी तथा कामायनी एक पुनर्विचार जो रचनाएं हैं वो विश्लेषणात्मक रचनाएं हैं, समीक्षात्मक रचनाएं हैं, उनकी रचना भी आपने की। और इनके काव्य का यदि हम अध्ययन करें तो ये पाते हैं कि मुक्तिबोध जो है वो जनवादी चेतना के कवि रहे हैं। जन की बात इनके काव्य में आपको हमेशा मिलेगी। इन्होंने 1935 में लिखना प्रारंभ कर दिया था और आप जानते हैं 1943 में आपकी रचनाएं इसमें छप गई थी। किसमें? तार सप्तक में छप गई थी। और बाद में आपने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कर साहित्यिक प्रतिभाओं को भी आगे लाने की कोशिश की थी। अब आते हैं इनकी काव्य कृतियों का कुछ का वर्णन, जैसे इनकी काव्य कृतियों में किस तरह का साहित्य है, क्या क्या लिखा है। मुक्तिबोध की रचनाओं में एक चीज़ हमको खास तौर से देखने को मिलती है, जैसे पुराने खंडहर हुए मकान जिन्हें हम भूथे मकान कह सकते हैं, बावड़ियाँ हैं,
इन चीज़ों का वर्णन खूब मिलता है। क्यों? क्योंकि आप रहे घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति। घूमते घूमते आप ऐसे स्थानों पर पहुंचते रहे हैं और उनमें जो अनुभूति, उनको देख करके जो अनुभूति आपको हुई, वो अनुभूति इन रचनाओं में आपको मिल जाती है। इसके साथ साथ बचपन में से ही आप जासूसी और वैज्ञानिक उपन्यास भी पढ़ते रहे हैं और उनके प्रभाव से आप मुक्त नहीं रह पाए। इसी कारण से आपकी रचनाओं में हॉरर भी है और एडवर्ड भी है, जिनका अंकन हम इनकी रचनाओं में देख पाते हैं। और इसका प्रभाव आप देखिए, ब्रह्म राक्षस नामक जो रचना आपने की, चमक की चिंगारियाँ जो है, इसके साथ साथ और अंधेरे जैसी जो रचनाएं हैं, उनमें भी ये भयानक परिवेश, जो कि इन उपन्यासों का प्रभाव आप कह सकते हैं, या वैज्ञानिक उपन्यासों का प्रभाव कह सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होने के कारण आप इस तरह की सूनी जगहों में गए, डरावनी जगहों में गए, वहाँ जो अनुभूति आपको हुई, जो महसूस आपने किया, वो आपने इनमें लिखा है। और ये भयानक परिवेश जो है, आपकी जो रचनाएं हैं उनको प्रामाणिक भी बना देता है, हकीकत के, वास्तविकता के अधिक निकट ला देता है। चंदन का धुआं नामक, या चंदन के धुएं नामक जो रचना थी, उसने आपकी रचनाओं को एक नवीन जीवन जो है प्रदान किया। और हम जानते हैं कि तार सप्तक में आपकी 17 कविताएं छपी थी और इनमें से अधिकांश रचनाएं, अधिकांश नहीं तो काफ़ी रचनाएं जो है वो छायावादी तरीके से लिखी गई थी। लेकिन छायावादी पद्धति पर लिखी होने के बावजूद इनमें जो भावबोध है वो प्रगतिशीलता का है और वहाँ जीवन से जुड़ करके आपने बातें लिखी हैं। निश्चित रूप से पूंजीवाद के प्रति आपके मन में घृणा रही है। आप समाजवाद से प्रभावित रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि आप मार्क्स से प्रभावित रहे हैं। तो मुक्तिबोध जो है वो कभी किसी प्रकार के घेरे में, किसी प्रकार के बंधनों में बंद करके नहीं रहे और आपने हमेशा रूढ़ियों का विरोध किया, उत्तम परंपराओं और जो पोषक और स्वस्थ और जो नयापन समाज के लिए उपयोगी था, उसके आप हमेशा हिमायती रहे हैं। अब हम इनकी विशेषताओं के, काव्यगत विशेषताओं पर भी आ सकते हैं, जैसे प्रतीकों और मुक्तिबोध बिंबों का प्रयोग जो है, उसकी योजना जो है आपकी नवीन रही। प्रतीक, बिंब आदि सजावट के लिए आपने कभी भी काम नहीं, ये दिखाने के लिए कि मैं उच्च श्रेणी की कविता लिख सकता हूँ, आपने कभी प्रतीकों का प्रयोग नहीं किया, आपने कभी बिंबों का प्रयोग नहीं किया, बल्कि इनका प्रयोग जीवन का जो सत्य है उससे साक्षात्कार करने के लिए ही किया गया है। इनकी भाषा में देश शब्द भी मिलते हैं, तत्सम शब्द भी मिलते हैं, तद्भव शब्द भी मिलते हैं, अंग्रेजी और मराठी शब्द भी मिलते हैं। इसके साथ साथ उर्दू, फारसी, अरबी इत्यादि विदेशी शब्दों का प्रयोग भी आपकी कविताओं में मिल जाता है। यहाँ तक ही नहीं रुके, बल्कि आपने नए शब्दों का प्रयोग भी किया, जो पहले से किसी शब्दकोश में नहीं रहे होंगे, वो शब्द भी आपने अपनी कविताओं में रखे हैं। इसके साथ साथ एक जिज्ञासा आपकी कविताओं में हमेशा हमको दिखाई देती है। मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, ये भी दिखाई दे जाते हैं। फैंटेसी का जो पैटर्न है वो भी आपके कविताओं में दिखाई दे जाता है। और इनकी जो कविता है, इनकी जो भाषा है कविता की, वो बहते नीर के रूप में ही आप उसको मानते हैं कि भाषा में बहाव रहना चाहिए, ठहराव नहीं आना चाहिए। यही कारण है कि उनकी भाषा में गूढ़ता भी है और परिवर्तन भी है, दोनों चीज़ें आपकी भाषा में हमको दिखाई दे जाती है। और मुक्तिबोध अपने से आगे की सोचने वाले कवि थे, इसलिए हो सकता है कि उस समय इनको पहचान एक नहीं मिली हो और इन्होंने अपना जो जीवन छोटा था, बड़ा जीवन इन्होंने नहीं पाया, उस जीवन को इन कविताओं के माध्यम से पूरी तरह से
जी लिया। अन्य कवियों के बारे में मैं आपसे पहले ही चर्चा कर चुका हूँ। अब इस निबंध के समापन पर हम क्या कह सकते हैं, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, उस पर एक छोटी सी चर्चा मैं कर लेता हूँ। हमने ऊपर इतना विवेचन किया तो हम कह सकते हैं ये कविताएं जो प्रयोगवादी कविताएं हैं वो क्यों आया। तो हम कह सकते हैं कि काफ़ी लोगों का ये मानना है कि प्रयोगवादी कविता जो है वो छायावादी कविता की प्रतिक्रिया में आया। प्रतिक्रिया के फलस्वरूप इसकी व्युत्पत्ति हुई या निर्माण हुआ या रचना हमारे सामने आने लगी। तार सप्तक के संपादन में जो है या संपादन के साथ जो है जो 1943 में आया था, इसका प्रारंभ माना जा सकता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि प्रयोगवादी कविताएं सिर्फ छायावाद या प्रगतिवाद के विरोध में नहीं आया था। प्रगतिवाद का तो ये अगला चरण है, ये मान लीजिए, बट उसका ही थोड़ा सा एक परिष्कृत या विकृत जो भी रूप आप अपने विचारधारा के अनुसार मानते हैं वो रख सकते हैं, आया। लेकिन उस समय जो विज्ञान बहुत तेज़ी से विकास कर रहा था और प्रयोग शब्द विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण होता है जो काम में लिया जाता है, तो वहाँ उस विज्ञान का प्रभाव रहा और वहाँ से ये नाम आया। ऐसा हम नहीं कह सकते कि प्रयोगवादी कविताएं पहले लिखी नहीं गई हो, कविताओं में या साहित्य में कभी प्रयोग किया ही नहीं गया हो। हर समय प्रयोग हुए हैं और इस समय भी हुए। हाँ, ये कह सकते हैं कि इस समय प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में कविताओं के साथ हुए, साहित्य के साथ हुए, इसलिए इसे प्रयोगवादी कविता कहते हैं। इसका हालांकि नुकसान भी हुआ लेकिन लाभ भी हमको मिले। दूसरी चीज़ जो आती है, क्या ये प्रयोगवाद जो आया क्या भारत में ही था, इस पर भी यहाँ अंत में हमको चर्चा करें। निश्चित तौर पर ये सिर्फ भारत में नहीं था बल्कि भारत से पहले पश्चिमी देशों में यह आ चुका था और वहाँ के प्रभाव से ही हमारे यहाँ भी ये आया, ऐसा अधिकांश समीक्षक मानते हैं। हालांकि मैं इसको पूरी तरह से स्वीकार नहीं करता। धीरे धीरे बहुत से प्रयोगवादी कवि जो हैं वो भी इस धारा से अलग होते गए, क्योंकि उनको भी इस धारा में कोई और अधिक स्थान दिखाई नहीं दिया। क्यों? क्योंकि रसानुभूति की बजाय ये लोग बौद्धिकता पर अधिक ध्यान देते थे। जब काव्य में देखिए बौद्धिकता ज़्यादा आएगी तो काव्य का मतलब ही खत्म हो जाता है। यदि काव्य से रस निकाल दिया जाए, रसात्मकता निकाल दी जाए, रसानुभूति निकाल दी जाए, तो फिर काव्य का मतलब क्या हो? बौद्धिकता तो गद्य में ही आ जाएगी, पद्य की फिर ज़रूरत कहाँ है? कविता की वहाँ ज़रूरत कहाँ है? निबंध में आ जाएगी, कहानी में आ जाएगी, उपन्यास में आ जाएगी, पत्र में आ जाएगी। तो इस कारण से ये कविता जो है असामाजिक हो गई अधिक बौद्धिकता के कारण। और जब असामाजिक कोई चीज़ आ जाती है तो वहाँ फिर नकार शुरू हो जाता है। तो परंपरागत जो मान्यताएं थी उन मान्यताओं को इन कविताओं में नकार दिया गया और प्रयोगवादी कवि जो है वो एक प्रकार के अहम से, अनास्था से, कुंठाओं से, रूपवादिता से, लघु मानववाद से, क्षणवाद से और व्यक्ति के अस्तित्व से ग्रसित हो गया, अस्तित्ववाद से मान लीजिए ग्रसित हो गया और उसी को अपनी कविताओं में स्थान दिया। तो इस प्रकार इन कारणों से इन कविताओं की आलोचना भी हुई। लेकिन हम कितनी ही आलोचना कर लें, लेकिन एक बात निश्चित रूप से कहनी पड़ेगी कि प्रयोगवाद ने जो हमारी जो प्राचीन रूढ़ियाँ थी कविताओं में, काव्य के क्षेत्र में, उन्हें तोड़ने का साहस दिखाया। और हम जानते हैं कि जब कभी भी कोई रूढ़ी टूटती है या रूढ़ियाँ टूटती है तो एक नया क्षेत्र, एक नया मार्ग दिखाई देता है और वो भी हिंदी साहित्य को इन कविताओं ने दिखाया। एक नयापन आया, एक नई चीज़ की तरफ हिंदी कविता अग्रसर हुई, एक नया रूप लेने की तरफ हिंदी कविता अग्रसर हुई। ये श्रेय हम इस काव्य को निश्चित रूप से देंगे। जय हिंद, जय भारत।